नमस्कार फ्रेंड, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं हम होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 to 12 की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक हमारा क्लास 6 to 10 की बुक कंप्लीट हो गई है। हम आगे क्लास 11th में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से प्रीवियस क्लासेस के माध्यम से अपने किसी भी डाउट्स को आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। जिस भी कॉन्सेप्ट में, जिस भी टॉपिक में आपको जो भी डाउट है, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। और इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है हमारा, एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और अपनी राय भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि आपका हर एक राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास से फ्रेंड्स हम पढ़ने वाले हैं एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था के बारे में। बट उसको पढ़ने से पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था, एक बार देख लेते। तो प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स, आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने क्लास 11th का चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था स्वयं को समझना। जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा अध्याय क्या है, स्वयं को समझना, ये हमने स्टार्ट किया था। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ के बारे में, यानी कि मुझे, मैं कौन बनाता है, यानी कि मैं कौन हूँ, मुझे कौन बनाता है, मेरी क्या पहचान है, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। जिसमें हमने देखा था स्वयं क्या है, यानी कि स्वयं, जिसको हम आत्म भी बोलते हैं ना, आत्म का ज्ञान होना, यानी कि सेल्फ, माई सेल्फ, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरी पहचान क्या है, मेरे माता पिता कौन है। यानी मतलब बोलते हैं ना कि मैं स्वयं, मैं हूँ क्या, स्वयं के बारे में जानना, स्वयं क्या है, स्वयं कहते किसको, इसके बारे में हमने पढ़ा था। स्वयं को आप एक लाइन में समझ सकते हैं। स्वयं का मीनिंग, अर्थात हम कह सकते हैं कि स्वयं ऐसी एक अवधारणा है जिसमें कोई बालक या व्यक्ति स्वयं के बारे में स्वयं से बातें करता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि स्वयं एक ऐसी अवधारणा है कि जिसमें कोई बालक या व्यक्ति, कोई भी मनुष्य स्वयं के बारे में स्वयं से बातें करता है। आप एग्जाम्पल पे ले सकते हैं, क्या बातें करता है कि मैं, जैसे कोई बच्चा, नवजात शिशु है, वो पैदा होता है, धीरे धीरे जब बड़ा होता है, पहले तो उसमें उसका कुछ होता नहीं, उसको कुछ पता नहीं स्वयं क्या है। इसको जो जैसे रखता है वैसे रहता है, जो खिलाता है वो खाता है, जो बताता है वो सीखता है। बट धीरे धीरे जैसे वो शिशु थोड़ा सा बड़ा होता जाता है, तो उसमें स्वयं के प्रति एक जागरूकता बढ़ने लगती है, स्वयं के प्रति एक, वो अपने प्रति एक उत्साह उसको होने लगता है कि आखिर ठीक है, सबने जो बताया वो तो मैंने समझ लिया, बट मैं हूँ कौन, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे माँ बाप कौन है। तो धीरे धीरे वो स्वयं के बारे में, जैसे जैसे एक नवजात शिशु बड़ा होने लगता है, वो स्वयं के बारे में जानने लगता है, अपने स्वयं के प्रति कि मैं कैसा हूँ, मेरा नेचर कैसा है। जैसे किसी को अपने आप में एक अवधारणा होती है कि मैं स्वभाव से बहुत अच्छा हूँ, मैं स्वभाव से बहुत दयालु हूँ, है मेरा बहुत मिलनसार स्वभाव है। वो क्या, उसने भले ही उसका मिलनसार स्वभाव हो, लोगों से मिलने जुलने का, सब में सामंजस्य बैठा के रखने का, बट भले हो या ना हो, बट उसने अपनी एक अवधारणा बना रखी है, उसने स्वयं के बारे में अपने आप से एक ऐसी अवधारणा बना रखी है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्वयं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्वयं की एक परिभाषा भी देख लेते हैं, बेस में बुक में नहीं लिखी है, बट आपको थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए। व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है वही उसका स्वयं है, अर्थात सेल्फ। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, सेल्फ के बारे में हम देख रहे हैं, तो ये परिभाषा है किसकी, ये परिभाषा है क्रेज एवं क्रेजफील्ड ने ये परिभाषा दी है स्वयं के बारे में। क्या कि व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है वही उसका स्वयं है। जैसे मैंने बोला कि मैं बहुत दयालु हूँ, मैं अपने आप को इस रूप में देखती हूँ, तो यही मेरा सेल्फ है, यही मैं स्वयं हूँ। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्वयं का मीनिंग क्या होता है। स्वयं के आयाम हमने देखे थे, इट मीन्स एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ के बारे में हमने पढ़ा था, है जिसमें हमने व्यक्तिगत, जिसको आप एस्पेक्ट्स, आयाम को आप पक्ष भी बोल सकते हो, आयाम को पक्ष भी बोल सकते हो। तो स्वयं के पक्ष, यानी कि जिसमें हमने व्यक्तिगत आयाम देखे थे, सामाजिक आयाम के बारे में पढ़ा था, साथ ही साथ हमने स्व संकल्पना और स्वाभिमान के बारे में भी पढ़ा था। स्व संकल्पना का मीनिंग क्या होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है, अपने आप में एक अवधारणा बना लेना, अपने प्रति एक अवधारणा बना लेना। स्वाभिमान जो बोलते हैं ना, इनका स्वाभिमान इनके लिए फर्स्ट है, यानी कि बहुत आत्मसम्मान
ये बहुत आत्मसम्मानी है, इनका आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। आत्मसम्मान क्या होता है? अपनी ज़रूरतों को समझना या उनका सम्मान करना। तो आत्मसम्मान यानी कि स्वाभिमान, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। स्वसंकल्पना और स्वाभिमान देख लिया। पहचान आइडेंटिटी के बारे में हमने पढ़ा था। व्यक्तिगत पहचान यानी कि पर्सनल आइडेंटिटी क्या होती है उसके बारे में। सामाजिक पहचान सोशल आइडेंटिटी के बारे में हमने पढ़ा था। फिर स्वयं का विकास एवं विशेषताएं हमने देखी थी कि स्वयं जन्म से ही व्यक्ति में विद्यमान नहीं होता, बल्कि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है उसमें स्वयं का निर्माण व विकास होता जाता है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि जब एक नवजात शिशु जन्म लेता है तो उसमें स्वयं क्या है उसको कुछ भी नहीं पता। वो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, शैशवावस्था में पहुंचता है। शैशवावस्था किसको कहते हैं? जन्म से लेकर के 2 वर्ष की आयु को शैशवावस्था कहते हैं। तो शैशवावस्था के दौरान स्वयं को वो कैसे समझता है इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो ध्यान दीजिएगा, शैशवावस्था का क्या टाइम पीरियड होता है? तो शैशवावस्था होता है फ्रेंड्स जन्म से 2 वर्ष की आयु को हम शैशवावस्था कहते हैं। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चे में स्वयं का विकास कैसे होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था आप किसको कह सकते हैं? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है फ्रेंड्स जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की जो बाल्यावस्था होती है इसको हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान स्वयं का विकास यानी कि सेल्फ का विकास कैसे होता है, क्या अवधारणा सेल्फ के बारे में बनती, वो हमने देखा था। मध्य बाल्यावस्था यानी कि मध्य बाल्यावस्था आप 6 से लेकर के 12 साल तक की एज को मध्य बाल्यावस्था बोल सकते हैं। जो बच्चा 6 से लेकर 12 वर्ष तक की उम्र में पहुंचता है, तो कहीं कहीं पे 6 से लेकर के 11 वर्ष भी दे रखा है, वो एक डिपेंड करता है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। तो वैसे तो जनरली मध्य बाल्यावस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो 6 से 12 वर्ष का होता है। तो बाल्यावस्था के दौरान स्वयं का विकास कैसे होता है, स्वयं कैसे डेवलप होता है, ये हमने पढ़ा था। फिर आज की क्लास में हम करेंगे किशोरावस्था के दौरान स्वयं यानी कि किशोरावस्था की एज क्या होती है। 10 से लेकर के 19 वर्ष की आयु को हम क्या बोलते हैं? किशोरावस्था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो किशोरावस्था के दौरान स्वयं का कैसे विकास होता है, व्यक्ति स्वयं को कैसे देखता है, इसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप प्रीवियस क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो पूछिएगा, क्योंकि जो मैंने स्टडी ने आज ही मॉर्निंग में हमारी क्लास हुई थी ना, तो उसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको नहीं समझाया था, क्योंकि उसमें मैंने सोचा कि शायद आपको समझ में आए। फिर मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत और डिटेल में उसके बारे में बता देते हैं, शायद ना अच्छे से क्लियर हुआ हो। तो अभी इसीलिए मैंने जब रिवीजन लिया तो आपको अच्छे से स्वयं के बारे में क्लियर करा दिया। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब आज की क्लास में हम करेंगे किशोरावस्था के दौरान स्वयं का कैसे स्वयं जागृत होता है, स्वयं के बारे में व्यक्ति कैसे सोचता है, ये हम देखते हैं। तो किशोरावस्था के दौरान स्वयं की समझ अधिक जटिल हो जाती है। स्वयं को पहचान के विकास हेतु किशोरावस्था को एक नाजुक समय के रूप में देखा जाता है। जब बच्चा बड़ा होता है, वो किशोरावस्था में पहुंचता है, एडोसेंस में वो कदम रखता है, तब वो सोचता है मैं क्या, कौन, कैसे है, मतलब बहुत सारे सवाल उसके, जिसको आंधी और तूफान की अवस्था भी कही जाती है किशोरावस्था को। तो किशोरावस्था देखते हैं, पहचान के विकास हेतु किशोरावस्था का क्या महत्व है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक एरिक एच एरिक्सन, ध्यान दीजिएगा, प्रसिद्ध वैज्ञानिक एरिक एच एरिक्सन के अनुसार जीवन के प्रत्येक चरण में हमें कुछ ऐसे कार्य करने होते हैं जो हमें विकास के अगले चरण में आगे बढ़ने में सक्षम बनाते हैं। इन कार्यों में पहचान की भावना विकसित करना और किशोरावस्था में स्वयं को संतोषजनक रूप से प्रदर्शित करना मुख्य है। किशोरावस्था पहचान के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि जीवन के इस चरण में स्वयं के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है। किशोरावस्था स्वयं की पहचान बनाने का कठिन समय होता है। इसके 3 कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है, किशोरावस्था वह समय है जब व्यक्ति स्वयं को जानने या समझने के लिए चिंतित होता है। नंबर 2, किशोरावस्था के अंतिम वर्षों में व्यक्ति स्वयं और पहचान की अपेक्षाकृत अस्थायी भावना पैदा कर लेता है और वह कह सकता है कि मैं यह हूँ। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से
लेकर के बाल्यावस्था तक जो हमने पढ़ा है, वहाँ तक बच्चे में कई बार ऐसा होता है जब वो शैशवावस्था में पहुँचता है तो स्वयं को एक अलग नज़र से देखता है। जब प्रारंभिक बाल्यावस्था में पहुँचता है तो एक अलग नज़र से देखता है। मध्य बाल्यावस्था में पहुँचता है तो वो एक उसकी अलग दृष्टिकोण अपने लिए स्वयं के लिए होती है। कोई कुछ बोलता, हाँ नहीं मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। बट जब वही शिशु किशोरावस्था में यानी कि एडोलेसेंस में पैर रखता है, पाँव रखता है, वहाँ पहुँचता है, तब उसमें लास्ट में जब किशोरावस्था में पहुँचता है तो किशोरावस्था के अंतिम वर्षों तक, यानी जैसे मैंने बोला ना किशोरावस्था कहाँ से कहाँ तक, 10 से लेकर 19 साल की एज को किशोरावस्था की एज मानी गई है। तो जब वो किशोरावस्था के अंतिम चरण यानी कि 19 साल 18-19 साल तक वो पहुंचता है, तब वो अपने लिए कह सकता है कि हाँ मैं यह हूँ, यानी कि उसका जो स्वयं के प्रति दृष्टिकोण है वो अस्थायी हो जाता है। नंबर 3 है, इस अवस्था में व्यक्ति की पहचान तीव्र शारीरिक परिवर्तनों और बदलती सामाजिक मांगों से प्रभावित होती है। किशोरावस्था के दौरान पहचान का संकट, इस अवस्था में किशोरों से एक वयस्क की तरह व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है और वे परिवार, काम या विवाह से संबंधित जिम्मेदारियों को निभाएं। सामान्यतः पश्चिमी संस्कृति में बच्चों के माता पिता से शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अलग होने की स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता है। दूसरी ओर भारतीय संस्कृति में परिवार में अंतर निर्भरता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। हालांकि सभी संस्कृतियों में किशोरावस्था में दुविधाओं और असहमति का सामना करना होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, यदि एक किशोर बच्चे की तरह व्यवहार किया जाए तो वह विद्रोह कर सकता है, लेकिन साथ ही एक बच्चे की तरह अपने लिए सांत्वना भी पाना चाहता है। माता पिता भी अक्सर किशोरों से एक वयस्क की तरह व्यवहार करने की अपेक्षा करते हैं, लेकिन वही माता पिता उनके साथ बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं। यह एक विशेष संस्कृति और परिवार की अपेक्षाओं के आधार पर लड़कियों और लड़कों के लिए कुछ भिन्न भिन्न हो सकता है। इस प्रकार किशोर स्वयं परस्पर विरोधी भावनाओं का अनुभव करता है और उसके संपर्क में आने वाले लोग भी उसे परस्पर विरोधी संदेश देते हैं और सामाजिक अपेक्षाएं रखते हैं। उदाहरण के लिए प्रत्येक माता पिता की इच्छा होती है कि उनके किशोर बच्चे पारिवारिक व सामाजिक कार्यक्रमों में बड़ों की तरह ही वस्त्र पहने और व्यवहार करें, परंतु जब परिवार को कोई अहम निर्णय लेना हो तो उनको महत्व नहीं दिया जाता। फिर उस समय क्या बोलते हैं कि अभी तुम छोटे हो, अभी तुम्हें पता ही क्या है, बच्चे हो छोटे से। तो देखिए ना, एक तरफ माता पिता जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तो सोचते हैं कि हाँ सभी चीज़ों में भाग ले, वो हमारी तरह कपड़े पहने हैं, हमारी तरह हर फेस्टिवल में, हर रिचुअल्स में वो शामिल हो। बट जब कहीं निर्णय लेने की बात आती हो तो क्या बोलते हैं, अभी आप बच्चे हो, अभी आपको क्या पता है। तो ऐसी स्थिति में किशोर परस्पर विरोधी भावना का अनुभव करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न होता है, इसलिए वह अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि किशोर की पहचान बनाना विकास की प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है। इस अवस्था के दौरान किशोर विरोधाभासी भावनाओं यानी कि कॉन्फ्लिक्टिंग फीलिंग एवं संवेगों इमोशन का अनुभव करने लगता है। कैसा अनुभव करने लगता है? विरोधाभासी भावनाओं एवं संवेगों का अनुभव करने लगता है। किशोरों में भूमिका संबंधी उलझन अथवा पहचान के संकट की भावना तब उत्पन्न होती है जब किशोर यह महसूस करता है कि वह पहले की तुलना में अब जिन कार्यों को करने की और जिस तरह का व्यवहार करने की उम्मीद की जाती है उसमें बहुत अंतर है। कुछ किशोर जो पारिवारिक व्यवसाय में परिवार के साथ लगे हुए होते हैं उनमें यह अलगाव की भावना उतनी स्पष्ट नहीं होती है। किशोरावस्था में स्वयं की भावना की विशेषताएं देख लेते। नंबर 1 है, किशोरावस्था के दौरान किशोर लंबा अथवा बड़ा जैसे बाहरी संदर्भों में स्वयं का विवरण नहीं देते, बल्कि वे अपने व्यक्तित्व को संक्षिप्त रूप से बताने या अपने आंतरिक गुणों पर जोर देते हैं। वह स्वयं को शांत, संवेदनशील, शांत दिमाग, बहादुर, भावुक अथवा सच्चा होने के प्रति के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तो वो तब ये नहीं देखता है कि मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं काला हूँ, फिर वो बाहरी अपनी बाहरी सेल्फ के बारे में नहीं बताता है जैसा वो दिखता है, बल्कि वो किस तरह अपने आप को प्रदर्शित करना चाहता है कि वो बहुत शांत है, बहुत संवेदनशील है, बहुत शांत दिमाग, बहुत ब्रेव है और भावुक भी है। तो ऐसा वो मतलब वो अपने अंदर के हुनर को प्रदर्शित करने का प्रयास करता
करता है। कब? जब वो बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है। नंबर 2, किशोरावस्था के दौरान स्वयं में कई विरोधाभास होते हैं, यानी कि खुद से ही वो विरोधाभास करता है। क्या? किशोर स्वयं के बारे में बताते हैं कि मैं शांत हूँ लेकिन सरलता से विचलित हो जाता हूँ, अथवा मैं शांत हूँ और बात करने वाला भी हूँ। नंबर 3, किशोर विभिन्न परिस्थितियों का अनुभव करते हैं तथा उन पर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करते हैं। किशोरों की स्वयं के बारे में उनकी समझ स्थिति और समयानुसार बदलती रहती है। नंबर 4, किशोरों के स्वयं में आदर्श स्वयं एवं वास्तविक स्वयं होता है। किशोरावस्था के दौरान आदर्श स्वयं की महत्व अधिक हो जाती है। आदर्श स्वयं वह होता है जिसे हम विकसित करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, एक लड़की जो वास्तव में बहुत छोटी है पर वह लंबा होने की इच्छा रखती है। नंबर 5 है, बच्चों की अपेक्षा किशोर स्वयं के बारे में अधिक सचेत होते हैं। उन्हें हमेशा बाहरी आकर्षण का आभास होता रहता है। इसी कारण किशोर अपनी बाहरी रंग रूप के प्रति अत्यधिक परेशान रहते हैं। तो ये हमने देखा कि किशोरावस्था में स्वयं की भावना की क्या विशेषता होती है। अब देखिए, कुछ क्वेश्चंस आपको एज अ होमवर्क के रूप में दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 कहता है, स्वयं के आयाम का कोई एक नाम लिखिए। क्वेश्चन 2, एक गुजराती होना कौन सी पहचान का आयाम है। नंबर 3, किस अवस्था में आरंभ जागरूकता, आत्मसमझ या आत्मसम्मान नहीं होती है। नंबर 4 क्वेश्चन कहता है, किशोरावस्था के दौरान स्वयं की समझ कैसी होती है। क्वेश्चन 5 कहता है, बच्चों की अपेक्षा स्वयं के बारे में कौन अधिक सचेत होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है एज अ होमवर्क के रूप में, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा और अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पहचान पर प्रभाव स्वबोध का विकास हम कैसे करते हैं। देखते हैं, हम अपने अनुभवों से जो सीखते हैं एवं अन्य लोग आपके बारे में जो बताते हैं उसके परिणाम स्वरूप स्वयं का विकास होता है। प्रत्येक व्यक्ति के चारों ओर संबंधों का एक जाल होता है। यह संबंध परिवार, विद्यालय, कार्यस्थल एवं समुदाय इत्यादि से होता है। अपने आसपास के लोगों से वार्तालाप करने के परिणाम स्वरूप और आपके द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से स्वबोध का विकास होता है। इस प्रकार अनेक लोग आपके स्वयं के विकास में सहायक होते हैं तथा स्वयं का निर्माण एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है। क्या है? निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। निर्माण से आशय है कि स्वयं का ज्ञान जन्म से आप में नहीं होता परंतु आपके द्वारा इसको सृजित किया जाता है, और जैसे जैसे आपका विकास होता है तो स्वयं का भी विकास होता जाता है। प्रारंभिक वर्षों के दौरान स्वयं का विकास देखते हैं, तो प्रारंभिक वर्षों के दौरान स्वयं के विकास को निम्न चरणों में समझा जा सकता है। नंबर 1 है, पहला चरण, शुरुआती दिनों में माता पिता बच्चे को विभिन्न परिस्थितियों में किसी विशेष नाम या नामों से संबोधित करते हैं। बच्चा नाम को अपने साथ जोड़ना शुरू कर देता है। इसके साथ ही वे शीशे या तस्वीर में भी बच्चे को देखकर उसी नाम से संबोधित करते हैं। यानी कि जब बच्चा छोटा होता है, एक शिशु होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो माता पिता जो यानी कि जो घर के सदस्य होते हैं वो विभिन्न परिस्थितियों में, जैसे कभी किसी का बेटा है उसको भी वो डुग्गू बोल दिया, कभी कुछ भी मतलब अलग भी नाम दे दिया है तो उसे संबोधित करता है। तो और इसके साथ साथ क्या है, वह शीशे या तस्वीर में भी बच्चे को देखकर उसी नाम से संबोधित करते हैं। वे तुम और तुम्हारा सर्वनाम का प्रयोग भी करते हैं, और जब वे बोलने में सक्षम होते हैं तो मैं और मेरा बोलते हैं। कौन? बच्चे। बच्चा समझने लगता है कि तुम और तुम्हारा दूसरे व्यक्ति को संदर्भित करता है। माता पिता बच्चे को शरीर के विभिन्न अंगों के नाम बताते हैं और शारीरिक खेल खेलते हैं और बच्चे को शरीर के अंगों को बताने के लिए कहते हैं। इसके द्वारा बच्चा धीरे धीरे स्वयं को अन्य लोगों से भिन्न व अलग समझने लगता है। ये तो हो गया पहला चरण। दूसरे चरण में क्या होता है देखते हैं। बच्चा जैसे जैसे शैशवावस्था में बढ़ता है, शैशवावस्था की एज मैंने आपको बताई ना, जन्म से लेकर के 2 वर्ष। शैशवावस्था की एज क्या होती है? जन्म से लेकर के 2 वर्ष की एज होती है शैशवावस्था। तो जन्म से लेकर 2 वर्ष यानी कि शैशवावस्था। बच्चा जैसे जैसे शैशवावस्था में बढ़ता है उसे यह समझ आने लगता है कि उसके कार्यों का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, बच्चा जब खिलौनों को छूता है तो खिलौना हिलने लगता है। पर्यावरण यानी कि चारों तरफ का आवरण, जैसे हमारा इन्वायरमेंट हो गया है, तो इसी को बोलते हैं पर्यावरण।
खिलौना हिलने लगता है। ऐसे अनुभवों में बच्चों में अपने चारों ओर के लोगों या वस्तुओं से अलग अलग होने की भावना का विकास होने लगता है। यह वह समय लगभग 18 महीने होता है जब बच्चा अपने चेहरे पर लगे लाल धब्बे को पहचानने में सक्षम होता है तथा आईने में अपने प्रतिबिंब को कोई अन्य बच्चा नहीं समझता है। जब बच्चा 18 महीने का हो जाता है तो जब वो मिरर में अपने आप को देखता है और उसके फेस पे या कहीं शरीर में किसी भी जगह कोई कुछ लगा है तो वो उसको ये लगता है कि मेरी शरीर है, मेरे शरीर पे ऐसा हुआ, मेरे हाथ पैर पे लगा, मेरे चेहरे पे लगा है। और वो ये जान जाता है कि कोई दूसरा नहीं है। बट बच्चा जब जैसे छोटा होता है, शिशु जब 4 महीने 6 महीने का होता है, 8 महीने का होता है, 10 महीने का होता है, इस एज में बच्चे को अगर शीशे के सामने आप लेके जाएं तो बच्चे को ये नहीं लगता कि वो वही है। वो अपने आप को देखेगा, वो हंसेगा तो उसका प्रतिबिंब हंसेगा तो वो सोचेगा कि मेरे साथ कोई दूसरा है जो मुझे देख करके हंस रहा है। ठीक है, तो ये आप सभी जानते हैं। तो लेकिन ये 18 महीने के बाद जो है बच्चा अपने आप को वो शीशे में देख के ये समझने लगता है, उसको ये आभास होने लगता है कि जो प्रतिबिंब मेरा जो शीशा में दिख रहा है, जो दूसरा बच्चा, वो कोई दूसरा नहीं है, वो मैं ही हूँ। ये हो गया दूसरा चरण। तीसरे चरण में बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है और बोलना शुरू कर देता है तो माता पिता बच्चे को स्वयं के बारे में बताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और कारण भी देने को कहते हैं। माता पिता बच्चे से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया या तुम्हें कैसा लग रहा है। इन प्रश्नों से बच्चे को अनुभव अथवा कार्यों को करने के कारण है को समझने में मदद मिलती है। चौथा चरण बच्चा अपने आसपास के लोगों से दिन भर में कई बार मिलता है तथा भिन्न भिन्न वस्तुओं को देखता है जिससे उसे अपनी क्षमताओं को पहचानने में मदद मिलती है। बच्चों को उसके व्यवहार एवं उसकी क्षमताओं के बारे में लोगों द्वारा फीडबैक दिया जाता है। 6 वर्ष का बच्चा भोजन करने के पश्चात उस स्थान को साफ करने में मदद करता है। तो पिता बच्चे को कह सकते हैं कि आपने अच्छा काम किया, आप एक अच्छे लड़के या लड़की हो। यह सब बच्चे को स्वयं के बारे में जो धारणाएं हैं उनमें जोड़ता चला जाता है। इस प्रकार बच्चा अपनी देखभाल करने वालों और अन्य लोगों के साथ मौखिक सामाजिक बातचीत के माध्यम से आत्मत्व और पहचान की भावना को निर्मित करता है। तो ये आपने देख लिया प्रारंभिक वर्षों के दौरान स्वयं का विकास कैसे होता है। स्वबोध और पहचान की भावना विकसित करना देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की पहचान भिन्न भिन्न होती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में समान जुड़वा को छोड़कर यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में जीन्स का विशिष्ट समुच्चय अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव भिन्न भिन्न होते हैं। अनुभव समान होते हुए भी व्यक्ति विभिन्न तरीकों से अनुक्रिया करते हैं। पहचान के निर्माण पर पड़ने वाला प्रभाव। पहचान के निर्माण पर पड़ने वाले प्रभाव को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, जैविक एवं शारीरिक परिवर्तन अर्थात बायोलॉजिकल एंड फिजिकल चेंजेस। नंबर 2, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। भावनात्मक परिवर्तन अर्थात इमोशनल चेंज। संज्ञानात्मक परिवर्तन अर्थात कॉग्निटिव चेंज। तो ये तो हमने देख लिया पहचान के निर्माण पर पड़ने वाले प्रभाव। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे जैविक और शारीरिक परिवर्तन हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि लड़के और लड़कियों में किस तरह के जैविक एवं शारीरिक परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था के दौरान। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ देखेंगे, पहचान पर समाज का प्रभाव। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आपके हर डाउट लेने का प्रयास किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।